नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी 2026। मार्केट आउटलुक वीडियो 2026 में हम जानेंगे कि अगले साल क्या हो सकता है ना, मार्केट्स किस तरह का रिटर्न जनरेट कर सकता है, वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां कि हम अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सब कुछ रीज़न के साथ जानेंगे। ऐसा ही नहीं कि कुछ नाम ले लेना है, अगर अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्यों और बुरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्यों, सब कुछ प्रॉपर रीजनिंग के साथ। नए साल का पहला वीडियो आएगा मेरे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ना, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, तो कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग उसको कवर करूंगा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। 2 जैन को मैं पब्लिश करूंगा, और ये वीडियो तो ऑफकोर्स अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा। पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो किस लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस खुशी में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स के लिए करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स हम जनरेट कर सकें। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि वर्ल्ड में जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं या फिर डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स हैं, उनका परफॉर्मेंस 2025 में कैसा रहा। क्योंकि सबसे पहले तो ये जानना होगा ना कि 2025 में हुआ क्या, ताकि 2026 में क्या हो सकता है उसको समझने में हमें आसानी होगा। तो स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दूसरे एसेट क्लासेस को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एशियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस क्योंकि बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले इसके बारे में तो जानना ही बनता है ना। जैसे देखिए, कॉस्पी कहाँ का स्टॉक मार्केट है, साउथ कोरिया का। 75% के आसपास का रिटर्न सिर्फ एक साल में। ताइवान 26% के आसपास, ठीक है। उसके बाद हैंसेंग ऑफकोर्स हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज है, 28%। चाइना का संघाई 18%। निकाई जापान का 26%। तो एशियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस, ज़्यादातर मार्केट्स का परफॉर्मेंस इस साल दैट इज़ 2025 में बहुत अच्छा रहा। इतना अच्छा परफॉर्मेंस का रीज़न क्या है? एक तो यहाँ पे कई सारे मार्केट्स में भी एआई चल रहा है, लाइक साउथ कोरिया में है, ताइवान में है, चाइना में भी एआई है, तो उसका फ़ायदा मिला है। और साथ ही बहुत सारे मार्केट्स का जो वैल्यूएशंस था बहुत कम था, लाइक चाइना का मार्केट बहुत कम वैल्यूएशन, तो उसका एडवांटेज भी मिला है। जापान का मार्केट देखें तो वहाँ पे इकनॉमी में फाइनली डिकेड्स के बाद थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखने लगा है, ठीक है। डिकेड्स तक कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर गया, तो अब इंटरेस्ट रेट हाइक चल रहा है। अब तो करी ट्रेड अनवाइंडिंग भी चल रहा है, बाहर जो जापान का पैसा गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जीरो हुआ करता था ना, तो बाहर पैसा इन्वेस्ट होता था। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर जाएगा तो बाहर का पैसा जापान में वापस आएगा, तो ये सब जापान में चल रहा है। अब वर्ल्ड के सबसे बड़े मार्केट दैट इज यूएस का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। यहाँ देखें, नैस्डैक 21%, S&P 500 17%, और जो स्मॉल कैप का उनका जो इंडेक्स है ना, रसल 2000, वहाँ पे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया। तो यूएस में भी क्योंकि लगातार कई सालों से रिटर्न आ रहा है, तो उसके बाद इस साल भी इतना ज़्यादा रिटर्न, तो ऑफकोर्स इसी के कारण वहाँ जो वैल्यूएशंस है बहुत ज़्यादा हो गया। और ज़्यादातर ये जो परफॉर्मेंस आ रहा है यूएस में, वो एआई रिलेटेड स्टॉक्स के कारण आ रहा है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अब यूरोपियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए, जर्मनी का डैक्स 23%, यूके 22%, फ्रांस का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, 11% के आसपास है। तो वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे एआई तो कोई खास है नहीं यूरोप में, वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज और डिफेंस भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स आ रहा है। देखिए, डिफेंस क्योंकि वहाँ पे रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना, उसके कारण था कि भाई कहीं यूरोप को भी इसमें शामिल ना होना पड़े, इसलिए वहाँ पे डिफेंस के स्टॉक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया था। अब देख लेते हैं इंडिया का परफॉर्मेंस, इंडिया में कैसा रिटर्न आया है। निफ्टी 50 10% के आसपास। आप में से बहुत लोग बोलते हैं रिटर्न नहीं आया, ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं आया है, लार्ज कैप में थोड़ा बहुत तो रिटर्न आया है। आप लोगों के पोर्टफोलियो में ज़्यादातर रिटर्न इसलिए शायद नहीं आया है क्योंकि आप ज़्यादातर लोग आजकल स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, बड़ा एक्सपोजर। तो यहाँ पे देखिए, मिड कैप 5% के आसपास, स्मॉल कैप -6%, और माइक्रो कैप -10% के आसपास का रिटर्न। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स आपके रिटर्न या तो काफ़ी कम होंगे, ठीक है, या फिर नहीं आए होंगे, ठीक है। और अगर लार्ज कैप है तो वहाँ तो थोड़ा बहुत रिटर्न आया है। इसको तो एनी हाउ मैं डिटेल में ये सभी चीज़ें आगे मैं कवर करूँगा। अब दूसरे एसेट क्लासेस भी देख लेते हैं। इक्विटी तो हमने देख लिया, कमोडिटीज़ देखते हैं, क्योंकि सुपरस्टार तो इस साल का 2025 का कमोडिटीज़ ही रहा है। गोल्ड
65% के आसपास का रिटर्न, सारा यूएस डॉलर्स में रिटर्न्स है। सिल्वर 150%, सिल्वर इधर गिरा है, मतलब 180% के आसपास का रिटर्न आ गया था। कॉपर 42%, प्लैटिनम 123%, प्लैटिनम भी काफ़ी गिरकर इतना दिख रहा है, इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा था। कमोडिटीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है इस साल। देखिए गोल्ड में रिटर्न क्यों आ रहा है, सेंट्रल बैंक बाइंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जब तक ये चलता रहेगा तब तक गोल्ड आप ये नहीं माने कि गिर जाएगा या रिटर्न आएगा, थोड़ा बहुत रिटर्न आता रहेगा। ऑफ कोर्स जिस तरह का रिटर्न आ चुका है हर एक साल उस तरह का आप रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ जब तक सेंट्रल बैंक का जो बाइंग है वो चलता रहेगा तब तक थोड़ा थोड़ा रिटर्न आता रहेगा, और बहुत बड़ा क्रैश शायद नहीं आए, एटलीस्ट नियर फ्यूचर की मैं बात बोलता हूँ, नेक्स्ट ईयर दैट इज़ 2026। यूएस रेट कट भी चल रहा है, अगले साल और ज़्यादा रेट कट होगा। डॉलर लगातार डिप्रिसिएट कर रहा है, तो सेंट्रल बैंक बाइंग, यूएस रेट कटिंग, डॉलर डिप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट ETF के थ्रू अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, इन सभी के कारण गोल्ड में आप अच्छा खासा रिटर्न देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी इसी रीज़न से थोड़ा बहुत और रिटर्न शायद आ जाए। लेकिन हाँ, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न शॉर्ट टर्म में आइडियली हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। सिल्वर का रिटर्न कहाँ से आ रहा है, तो एक तो ये गोल्ड को फॉलो करता है, ठीक है, गोल्ड जिस डायरेक्शन में जाता है। दूसरा यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा है, दोनों ही प्रीसियस मेटल है, गोल्ड भी और सिल्वर भी। ऑफ कोर्स गोल्ड सिल्वर से बहुत ज़्यादा प्रीसियस मेटल है, लेकिन फिर भी सिल्वर भी तो है। लेकिन यहाँ पे प्रीसियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड, ऑलमोस्ट टोटल डिमांड का, कंजम्पशन का 58% इंडस्ट्रियल डिमांड से आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी थोड़ा बहुत सेंट्रल बैंक बाइंग हुआ है, सिल्वर का भी वो भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और यहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ETF का इन्वेस्टमेंट यहाँ भी अच्छा खासा हो रहा है। लेकिन ध्यान में रखें सिल्वर गोल्ड के मुकाबले बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है, बहुत ज़्यादा अप डाउन करता है, ठीक है। वहाँ सिल्वर पर तो रिसेंटली मैंने एक डिटेल वीडियो भी पब्लिश किया था, तो सिल्वर बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है वेरी शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम आ सकता है शॉर्ट टर्म। अगेन यहाँ भी आप एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा बहुत और रिटर्न आ जाएगा 2026 में, लेकिन गोल्ड की तरह यहाँ भी कोई बहुत बड़ा रिटर्न शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा। गोल्ड सिल्वर दोनों के साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है, उसके बाद कुछ सालों तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आता है, तो इन चीज़ों को आप दिमाग में ज़रूर रखें। बिटकॉइन -6% का रिटर्न आया है, यहाँ परफॉर्मेंस नहीं आया है। क्रूड ऑयल देखेंगे, ब्रेंट क्रूड 18% के आसपास गिरा है, $62 पर बैरल चल रहा है। इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी बात है ब्रेंट क्रूड जितना कम हो, क्योंकि हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। डॉलर 9% से डिप्रिसिएट हुआ है दूसरे करेंसीज़ के मुकाबले, बहुत ज़्यादा गिरा है। हमारा रुपी भी 5% के आसपास डॉलर के मुकाबले डिप्रिसिएट किया है। डॉलर डिप्रिसिएट क्यों कर रहा है, तो यूएस में रेट कट हो रहा है, आगे आने वाले समय में और ज़्यादा रेट कट होगा। अब तो फेड चेयरमैन भी चेंज होने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर दूसरे चेयरमैन आ जाएंगे, उनको ट्रंप ला रहे हैं, तो ऑफकोर्स ट्रंप पहले से ही कुछ नेगोशिएशन करके लाएंगे कि भाई ज़्यादा रेट कट करोगे तभी मैं तुम्हें चेयरमैन बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो 2 रेट कट तो मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा है नेक्स्ट ईयर। लेट्स सी क्या होता है, इन्फ्लेशन पर डिपेंड करेगा, इन्फ्लेशन अगर थोड़ा कंट्रोल में आता है हो सकता है 3 रेट कट भी हो जाए, तो वो चल रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल मानकर चला जा सकता है कि डॉलर और भी डिप्रिसिएट होगा, नेक्स्ट ईयर भी उम्मीद है कि डॉलर और नीचे जाएगा, कितना होगा समय बताएगा। रुपी अगर देखें तो रुपी अंडर वैल्यूड है, ठीक है, क्यों है आगे मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ से रुपी में बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर अप्रिसिएट करे तो वो सरप्राइजिंग नहीं होगा। नाउ जान लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट 2025 में इतना ज़्यादा गिरा क्यों, क्योंकि इससे हमें समझने में मदद मिलेगा कि 2026 में क्या हो सकता है। तो सिंपल है भाई, हमारा इकोनॉमी डाउन हो गया था, बुरी तरह से डाउन हो गया था, GDP नंबर्स बिल्कुल चले गए, बहुत कम, कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ बिल्कुल गिर गया, बैंक का क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल गिर गया। तो ये सभी के कारण स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, रुपये भी फिर डिप्रिसिएट होने लगा, अच्छा खासा डिप्रिसिएट हुआ लास्ट में। तो देखिए इन सभी के कारण क्या हुआ कि हमारा जो वैल्यूएशंस था वो भी काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स बहुत आया था ना कोविड के समय से, तो उतना ज़्यादा रिटर्न आने के बाद वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद जब अर्निंग ग्रोथ भी नहीं आने लगा तो उसके कारण जो वैल्यूएशन है और भी ज़्यादा बढ़ गया। FIIs भागने लगे हैं इसके कारण ना, मतलब $18 बिलियन के आसपास उन्होंने सेल किया है 2025, हाईएस्ट एवर। इससे पहले 2022 में उन्होंने $16 बिलियन के आसपास बेचा था, ठीक है। तो FIIs के भागने का रीज़न क्या है, एक तो इंडियन इकोनॉमी के हालात ख़राब हो गए, यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गया, और बाहर दूसरे मार्केट्स में, क्योंकि वो तो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, FII ना पूरा वर्ल्ड देखते हैं, तो बाहर का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव था, और बाहर AI ट्रेड चल रहा था, AI के स्टॉक्स, इंडिया में AI की अपॉर्चुनिटी
नहीं था, ठीक है। तो ये सब कुछ बड़े रीज़न थे जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा गिरावट आया। और सबसे बड़ा इवेंट अगर पूछा जाए ना क्या हुआ इस साल, तो वो था ट्रंप का टैरिफ। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट किया और इंडिया पे अभी भी 50% का टैरिफ है, जिसके कारण अगले साल हमारे इकोनॉमी में उसके कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को ज़रूर मिलेगा। हमारा जीडीपी भी उसके कारण थोड़ा बहुत नेगेटिवली हिट होगा। बहुत बड़ा पॉजिटिव में क्या हुआ इंडिया में, तो एक तो रेटिंग अपग्रेड हुआ 18 इयर्स के बाद S&P ग्लोबल ने हमें अपग्रेड दिया है ना। कंट्री का जो रेटिंग था वो BBB- था, तो BBB- से उसे BBB कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इससे जो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स है ना वो थोड़ा कम होगा, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एप्पल आपको तो पता है यहाँ से अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो $10 बिलियन का उन्होंने आईफोन का एक्सपोर्ट किया है सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल ईयर, फर्स्ट हाफ में सिर्फ फाइनेंशियल फिस्कल ईयर के। तो आप समझ सकते हैं $10 बिलियन कितना बड़ा अमाउंट है। और ये हमें एक बताता है ना कि भाई आने वाले सालों में और भी सारी कंपनीज यहाँ पे आएंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और यहाँ से अच्छा खासा एक्सपोर्ट होगा। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा भी देने जा रहा हूँ आगे। देखिए इंडिया ने FTA किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ, ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा चल रहा है डिस्कशन। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में वो भी कंक्लूड हो जाए। यूएस के साथ तो भाई सिर्फ गॉड नोस कि वो कब क्लोज होगा ना। इंडिया में तो किसी को नहीं पता है, यूएस में भी किसी को नहीं पता है। इवन डोनाल्ड ट्रंप को मुझे नहीं लगता कि पता होगा, अचानक उनके दिमाग में कुछ होगा तो साइन कर देंगे, बट फिलहाल उस पर काउंट करके नहीं चलना चाहिए। जिस तरह का यूएस बिहेव कर रहा है इंडिया के साथ अभी तो मुश्किल लग रहा है, बट लेट्स सी, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और नहीं होगा तो ऑफकोर्स उसका नेगेटिव असर इंडियन इकोनॉमी में आने वाले सालों में भी आप देखेंगे, मतलब 2026 में भी नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा। इवन वहाँ तो इलेक्शंस है ना नवंबर में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का यूएस में, ठीक है। तो उसके कारण और ट्रंप का जो रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग वो बहुत गिर गया है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है वो। तो इंडिया को पनिश करके 50% टैरिफ के थ्रू में भी उन्हें जो लोग वोट करते हैं उसको थोड़ा खुश करने की कोशिश है कि देखो रसिया यूक्रेन के वार को रोकने के लिए मैं इंडिया को पनिश कर रहा हूँ, ठीक है। चाइना को तो नहीं कर पा रहे हैं तो इंडिया को ही कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रसिया यूक्रेन का वॉर भी डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लगता नहीं है कि तुरंत वो बंद होने जा रहा है, ठीक है। और जब तक बंद नहीं होगा, प्लस ये इलेक्शंस का हेडेक, तो इंडिया पे लेट्स सी, टैरिफ हटना इतना आसान नहीं लग रहा है। हट जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वो है, प्लस ट्रंप जो इलेक्शंस के कारण उनका अप्रूवल रेटिंग नीचे हो गया, तो कुछ वॉर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि अप्रूवल रेटिंग थोड़ा ऊपर जाए। वेनेजुएला आप देख रहे हैं ना, यूएस के साथ उसका प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ पे वो कुछ कर सकते हैं, कुछ नए फ्रंट खोल सकते हैं वॉर का, ताकि अप्रूवल रेटिंग को थोड़ा, यूएस में हमेशा ऐसे प्रेसिडेंट्स करते हैं, तो वो भी हमें देखना होगा। जियो पॉलिटिकल टेंशन कुछ आ सकता है 2026 में। देखिए गवर्नमेंट के तरफ से इंडियन इकोनॉमी तो बिल्कुल बैठ गया था, तो गवर्नमेंट और आरबीआई ने इस साल क्या किया ताकि इकोनॉमी को थोड़ा ऊपर लाया जाए। गवर्नमेंट ने जब एक तो जीएसटी कट हुआ, ठीक है, अब 2 स्लैब्स हो गए हैं, 5% और 18% का, तो ये बहुत बड़ा मतलब रिफॉर्म बोला जाएगा इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा था इनकम टैक्स रिबेट्स, उससे बोला जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का लिक्विडिटी मार्केट में आएगा, मतलब हमारा टैक्स बचेगा उतना तो हम खर्च करेंगे, कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। उसके बाद लेबर लॉज ना, 29 लेबर लॉज थे, अब सिर्फ 4 लेबर कोड्स कर दिए गए हैं, जिसके कारण जो MNCs भी है ना वहाँ पर इंडिया में और ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे इन्वेस्टमेंट करने के। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये सभी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आने वाले सालों में बहुत फ़ायदा मिलेगा इंडियन इकोनॉमी के। उसके बाद शांति बिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर अब न्यूक्लियर एनर्जी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस बिल 100% FDI का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, तो इंश्योरेंस में भी उसके कारण कुछ पैसा आएगा। सभी कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद RBI की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट किया गया 125 बेसिस पॉइंट्स, दैट इज़ 1.25% का रेट कट ऑलरेडी हो चुका है। रेपो रेट हमारा आ गया 5.25%। इन्फ्लेशन बहुत कम है, तो यहाँ से हो सकता है कि शायद एक और रेट कट अगले साल हमें देखने को मिले 25 बेसिस पॉइंट्स का। तो मोस्टली रेपो रेट का जो टर्मिनल रेट है ऐसा लगता है 5% के आसपास जा सकता है। होगा नहीं होगा RBI बताएगा, RBI डिसाइड करेगा। उसके बाद RBI ने CRR कट ना 4% से 3% कर दिया, 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट। उसके कारण 2.5 लाख करोड़ का लिक्विडिटी आया हमारे सिस्टम में, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसके क्या होगा कि जो बैंक्स का क्रेडिट कॉस्ट है ना, फंडिंग कॉस्ट है, वो थोड़ा कमा, जिसके कारण बैंक्स और ज़्यादा लेंडिंग करेंगे, उनका थोड़ा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा, जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी जो एक्टिविटी है इंडिया में बढ़ेगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लिक्विडिटी और बढ़ाने के लिए
कई सारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी आरबीआई कर रहा है, लगातार कर रहा है। 10 लाख करोड़ का लिक्विडिटी ऑलरेडी उसके कारण आ चुका है। उसके बाद डॉलर रुपी स्वैप भी 16 बिलियन US डॉलर्स का किया गया है। तो आरबीआई भी अपने तरफ से बहुत कुछ कर रहा है और इस सभी का जो पॉजिटिव असर है आने वाले महीनों में बिल्कुल दिखेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2026 रिलेटिवली इकोनॉमिक फ्रंट पे मैं बोल रहा हूँ अच्छा रहेगा। 2025 से काफ़ी इम्प्रूव करेगा। आने वाले महीनों में क्लियरली इसका पॉजिटिव असर दिखेगा। और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हमारा इन्फ्लेशन ना बहुत कम है। मतलब जैन में इन्फ्लेशन CPI था 4.26% के आसपास, तो अक्टूबर में तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया था ना, 0.25% CPI हमारा। फिर नवंबर में थोड़ा बढ़ा लेकिन अभी 0.71% है, 1% से भी कम है। इसीलिए आरबीआई के पास, मैं इसीलिए बोल रहा था कि आरबीआई एक और रेट कट तो एटलीस्ट ज़रूर कर सकता है। उसके बाद एक और बड़ा पॉजिटिव इकोनॉमी के लिए क्या है, 8th पे कमीशन नेक्स्ट ईयर 2026। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी है वो काफ़ी बढ़ने का उम्मीद है ना, तो उसके कारण भी 2.4 to 3.2 लाख करोड़ के आसपास हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास, तो वो भी खर्च होगा तो कंजम्पशन बूस्ट मिलेगा। ब्लूमबर्ग इंडेक्स भी हमारा जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वहाँ पे उसे शामिल किया जा सकता है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। उसके कारण इंडियन बॉन्ड मार्केट में अबाउट 25 बिलियन US डॉलर्स या उससे ज़्यादा पैसा आ सकता है। तो बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा पैसा आएगा हमारा इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट सभी कुछ कंट्रोल में है। फिजिकल डिफिसिट तो गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि समय के साथ और कम करें, बहुत बड़ा पॉजिटिव। फॉरेक्स रिजर्व 690 बिलियन US डॉलर्स के आसपास है, जो कि बहुत कंफर्टेबल है। उसके बाद GDP ग्रोथ रेट देखें तो इस साल भी लग रहा है कि 7.5% से ऊपर होगा। नेक्स्ट ईयर भी लग रहा है कि 7% से ऊपर होगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। रियल GDP की बात मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट पे एक अच्छी खबर, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट 2024 देखेंगे तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ऑलरेडी 5th नंबर पे है। चाइना नंबर 1 पे है। ऑफ कोर्स रफली 4 ट्रिलियन US डॉलर्स के आसपास का मैन्युफैक्चरिंग है। US नंबर 2nd पे है, अबाउट 2.5 ट्रिलियन US डॉलर्स के आसपास का मैन्युफैक्चरिंग। 3rd है जापान, 1 ट्रिलियन US डॉलर्स का मैन्युफैक्चरिंग। जर्मनी 4th है 0.85 ट्रिलियन और इंडिया 5th है 0.78 ट्रिलियन। बहुत जल्दी ही हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़कर 3rd नंबर पे चले जाएंगे। और यहाँ पे ना आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन साउथ कोरिया, UK, फ्रांस सभी से हम आगे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। अब इंडियन रुपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इस साल डिप्रिसिएशन बहुत हुआ है। तो इंडियन रुपी के लिए आपको जानना पड़ेगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में, ठीक है। तो अभी जो करंट रियर वाइज हमारा जो वैल्यू आता है ना, नवंबर का डेटा है ये 97.5 के आसपास है, ठीक है। और अगर जब ये 100 से कम होता है तो माना जाता है कि रुपी अंडर वैल्यूड है, 100 से ऊपर जाता है तो ओवर वैल्यूड माना जाता है। तो हमारा रुपी अभी एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ से बिल्कुल देखिए, शॉर्ट टर्म में क्या होगा नोबडी नोज ना, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, लेकिन अंडर वैल्यूड तो है। और यहाँ से बिल्कुल एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज़्यादा गिरावट शायद यहाँ से ना जाए, और आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा बहुत अप्रिसिएट भी करे। अब है कि भाई इंडियन मार्केट्स के लिए बड़े बड़े जो रिस्क क्या हो सकते हैं, जानना जरूरी है 2026 में। तो एक बहुत बड़ा रिस्क है US मार्केट से, जो कि काफ़ी समय से मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना। US स्टॉक मार्केट में कई सालों से बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है, ओवर हीटेड मार्केट हो गया। खासकर जो रिटर्न आ रहा है वो AI स्टॉक्स से आ रहा है, ठीक है। तो AI स्टॉक्स में कई जगह वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। वहाँ पे किसी भी क्वार्टर में अगर आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ का अगर अर्निंग ग्रोथ ना जिस तरह का मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उतना नहीं आएगा, थोड़ा कमी आ गया, तो वहाँ पे अच्छा खासा गिरावट हो सकता है। ऑफ कोर्स ये बबल नहीं है, आप लोग अक्सर पूछते हैं ना, इसको बबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि AI सही में है, आने वाले कई सालों तक इसका बहुत बेनिफिट मिलने जा रहा है, ठीक है। तो AI बबल तो नहीं, लेकिन हाँ ओवर वैल्यूएशन के कारण मार्केट गिरेगा मेजर। मतलब अगर 20-30% भी गिर जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। US मार्केट के वेरी हाई वैल्यूएशन को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न यहाँ से आ सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत रिटर्न अगर आ जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि वहाँ अभी भी इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है। आने वाले समय में और ज़्यादा रेट कट होगा, जो कि मार्केट को थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद थोड़ा बहुत और रिटर्न आ जाए, जो कि सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। वहाँ देखिए इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ट्रंप, ऑफकोर्स उनकी पॉलिसीज़ के कारण, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का भी वहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए और रेट कट हम वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन थोड़ा देख लेते हैं, तब उससे रफ आइडिया मिलेगा कि किस तरह का रिटर्न हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर लार्ज कैप देखें ना, निफ्टी 50
तो करंटली ये सारा ट्रेलिंग पी है, 22.6 के आसपास है, ठीक है। और 5 ईयर एवरेज हमारा रहा है 23.7 का। निफ्टी मिड कैप देखेंगे तो फिलहाल 32.8 के आसपास है और 5 ईयर एवरेज यहाँ रहा है 36.1 का। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का देखेंगे तो 28.7 है फिलहाल, और जो 5 ईयर एवरेज रहा है वो रहा है 28.3। तो देखिए यहाँ पे लार्ज कैप थोड़ा बहुत पहले से नीचे आया है, मिड कैप भी थोड़ा बहुत पहले से नीचे, एवरेज के मुकाबले मैं बोल रहा हूँ, लेकिन स्मॉल कैप में वैल्यूएशन का कोई कंफर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई लार्ज कैप में ऑफकोर्स थोड़ा बहुत रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिड कैप में भी थोड़ा बहुत रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्मॉल कैप अभी भी डाइसी है, वहाँ पे ओवर वैल्यूएशन के कारण रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें ना कि जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है, तो स्मॉल कैप्स के लिए भी वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मार्केट से वो काफ़ी सस्ते रेट पे पैसा उठा सकते हैं और अपने ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इंडिया में फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट कम है, थोड़ा बहुत और कम हो सकता है, लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है। ऐसे कंडीशंस में ज़्यादातर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह। लेकिन हाँ, स्मॉल कैप का बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन देखकर बिल्कुल बोला जा सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आगे मैं इसको थोड़ा और कवर करूँगा। कौन से सेक्टर्स हैं जो कि अच्छा कर सकते हैं? फाइनेंशियल्स ना, क्रेडिट ऑफ टेक होगा वहाँ पे, क्योंकि बैंक्स ज़्यादा अगर लोन देंगे उनको फ़ायदा होगा। फिर रेट कट साइकिल ऑलमोस्ट ओवर हो गया, तो यहाँ ना उनके जो मार्जिन्स है वो धीरे धीरे रिकवर करेंगे और ज़्यादा लोन बांटेंगे तो उनको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। टेलीकॉम सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे लग रहा है कि एक और प्राइस हाइक आने वाला है, उसके कारण फ़ायदा होगा। आईटी देखें तो यूएस में रेट कट होगा तो इकोनॉमी में शायद थोड़ा बहुत वहाँ जो कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव होंगे, जो कि इंडियन आईटी के लिए अच्छा है। वैल्यूएशंस अगर देखें तो कई जगह आईटी एटलीस्ट लार्ज कैप में थोड़ा ठीक ठाक है, रिजनेबल है। और प्लस आईटी कंपनीज़ ने फाइनली रियलाइज़ किया है कि भाई एआई फ्रंट पे उन्हें कुछ करना होगा, तो जैसे जैसे वहाँ थोड़ा बहुत वो करना शुरू करेंगे वैसे वैसे थोड़ा वैल्यू एडिशंस होगा और इनके स्टॉक्स को शायद री रेटिंग मिलेगा। बहुत ज़्यादा रिटर्न आइडियली तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस अभी भी नहीं, मैं लार्ज कैप्स की बात बोल रहा हूँ। मिड कैप में तो कुछ कंपनीज अच्छा कर रहे हैं, उम्मीद है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा बना रहेगा। इसके बाद ऑटो, अगेन जीएसटी कट है, इंटरेस्ट रेट कट है, एथ पे कमीशन का पैसा आने वाला है, तो ऑटो ऑल्दो रिटर्न आ चुका है, लेकिन यहाँ भी सेलेक्टिव अगर देखें तो कुछ स्टॉक्स में अभी भी परफॉर्मेंस और ज़्यादा आ सकता है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, अगर स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स जिनका वैल्यूएशन ठीक ठाक है, क्वालिटी अच्छा है, वहाँ भी हम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर स्टेपल्स, सालों से रिटर्न नहीं आया है, फाइनली यहाँ पे लग रहा है कि जो कंजम्पशन है पिकअप कर रहा है। रूरल तो ऑलरेडी पिकअप कर चुका है, अर्बन भी आप देखेंगे धीरे धीरे पिकअप पकड़ेगा, तो एफएमसीजी का भी परफॉर्मेंस वहाँ पे कुछ कंपनीज का आ सकता है। फार्मा, इंडिया में भी डिमांड है, एक्सपोर्ट भी है, प्लस वो वैल्यू चेंज में ऊपर जा रहे हैं, तो फार्मा में भी कुछ कंपनीज हैं जिनका परफॉर्मेंस आ सकता है। डिफेंस में तो टेलविंड मिल रहा है, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है ना डिफेंस, मतलब चाइना बैठा हुआ है, पाकिस्तान बैठा हुआ है, एक नया प्लेयर बांग्लादेश आ गया है, 3 फ्रंट वॉर, और यूएस आपको पता है कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है। तो डिफेंस तो हमारा नो ब्रेनर है, वहाँ तो सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करना ही पड़ता है, लेकिन डिफेंस बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहता है ना, अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, मार्केट के वोलाटिलिटी को झेल सकते हैं, तभी डिफेंस में जाए। उसके बाद कंजम्पशन, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन है, ये तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया ना, तो वहाँ भी अच्छा खासा लग रहा है कि परफॉर्मेंस आएगा। रेलवेज़ देखिए, बजट में देखिए किस तरह का पैसा गवर्नमेंट देती है, ठीक है। अगर रेलवे की जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, ठीक है ना, वहाँ तो परफॉर्मेंस आएगा ना, रेलवे का डिमांड हमेशा बना रहेगा। लेकिन फिलहाल जो आप देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है बजट ना, वेट हो रहा है कि बजट में किस तरह का सैंक्शन आएगा रेलवे के लिए, तो अगर ज़्यादा आता है तो रेलवे स्टॉक्स के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, देखते हैं। डिफेंस का तो बिल्कुल लग रहा है कि बजट में थोड़ा ज़्यादा प्रावधान इस बार दिया जाएगा ताकि बजट में और ज़्यादा खर्च किया जा सके। शिप बिल्डिंग रिलेटेड अच्छा खासा पैसा आ रहा है। पोर्ट्स पे आपको ध्यान रहना, जो शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। उसके बाद पोर्ट रिलेटेड कंपनीज़, क्योंकि अगर शिप बिल्डिंग होगा तो पोर्ट का भी आपको ज़्यादा डेवलपमेंट करना होगा। डेटा सेंटर रिलेटेड ना, वहाँ डेटा सेंटर में पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, कूलिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, ऑटोमेशन का ज़रूरत पड़ता है, तो इससे रिलेटेड कंपनीज़ को भी देखा जा सकता है। सो नाउ इंडिया का नॉमिनल जीडीपी फिलहाल कितना है? 8% के आसपास, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0 के आसपास, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। रफली अगर 12% के आसपास होगा तो आप
को अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इन्फ्लेशन हमें 0% के आसपास नहीं चाहिए, हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन हमें ना 2-4% के आसपास चाहिए, जिसको कि अच्छा माना जाएगा, मतलब 4%। इसीलिए तो RBI का वो है ना 4% के आसपास का इन्फ्लेशन। तो होपफुली आने वाले समय में इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा, जिसके कारण हमारा नॉमिनल GDP भी थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखें, नॉमिनल GDP हमारा 10 से ऊपर उसी में भला है, तभी जाकर दूसरे चीज़ों में भी हमें फ़ायदा होगा। इसको आगे मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या होता है। क्रेडिट ऑफटेक तो ऑफकोर्स वहाँ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, 12 to 14% के आसपास दिख रहा है। अर्निंग ग्रोथ कंपनीज का भी 12 to 14, लार्ज कैप्स की बात बोल रहा हूँ, वो भी दिख रहा है। तो ये सब ठीक है, बस हमारे लिए नॉमिनल GDP एक प्रॉब्लम है। सो होपफुली आने वाले महीनों में थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो कि उम्मीद नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट 3-4% तक इन्फ्लेशन जाएगा तो नॉमिनल GDP एटलीस्ट 10% तो क्रॉस करे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। नॉमिनल GDP रफली कितना है, क्रेडिट ऑफटेक कितना है, अर्निंग ग्रोथ कितना चल रहा है, इसके आधार पर ही नंबर्स आते हैं, मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। तो रियल GDP 8% के आसपास है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। नॉमिनल GDP तो नहीं, लेकिन रियल GDP अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी रियल GDP 7% प्लस होने का उम्मीद है, जो कि अगेन बहुत अच्छा है। 2026 में देखिए एक और बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है ना, जो बेस ईयर है ना GDP का, IIP का और CPI का, वो चेंज होने जा रहा है। करंट जो बेस ईयर है GDP का, ठीक है, और CPI का, वो 2011-12 है, बहुत पुराना है, तो ये चेंज होने जा रहा है, ठीक है। GDP का जो न्यू बेस ईयर होगा वो होगा 2020-23, और IIP दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी बेस ईयर होने जा रहा है 2020-23, और CPI का बेस ईयर होने जा रहा है 2024। तो इसके कारण भी थोड़े बहुत इन नंबर्स में आपको चेंज देखने को मिलेगा, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं। तो देखिए ओवरऑल यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि AI रिलेटेड स्टॉक्स में ओवर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रिटर्न्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ चुका है, गोल्ड में रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है, सिल्वर में रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है। डेट में जो भी रिटर्न आना था इंडिया में आ चुका है, यहाँ ज़्यादा रेट कट होने नहीं जा रहा, तो डेट में यहाँ से कोई बहुत अच्छा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करें ही नहीं, ठीक है। US में थोड़ा बहुत रिटर्न आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर रेट कट होने वाला है और ज़्यादा, इंडिया में नहीं। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुकी हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये एवरेज आउट जरूर करेगा, हमेशा ईयर ऑन ईयर इस तरह का रिटर्न नहीं आ सकता है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आने वाले समय में आपको गिरावट देखने को मिले, जबकि इंडिया में रिटर्न्स कोई खास आया नहीं। निफ्टी 50 का भी रिटर्न्स आप देखेंगे ना, 2020 से स्टार्ट करते हैं 15%, 2021 अबाउट 24%, 2022 अबाउट 4%, 2023 अबाउट 19%, 2024 अबाउट 9% और 2025 अबाउट 10%, ठीक है। तो इधर कुछ समय से रिटर्न कोई खास आया नहीं है, तो मार्केट हमेशा एवरेज आउट करता है, ठीक है। तो इसीलिए उम्मीद कर सकते हैं कि 2026, क्योंकि ओवरऑल हमारा इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव करने जा रहा है, ठीक है, और बाहर ज़्यादातर एसेट क्लासेस या फिर स्टॉक मार्केट्स अच्छा खासा वहाँ पर रिटर्न आया है, हमारे यहाँ कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया। इसीलिए आप एक्सपेक्ट करें कि रिटर्न आना चाहिए। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए, ज़्यादातर ब्रोकरेजेस का रिपोर्ट मैंने शायद बताया था ना कुछ दिनों पहले आप लोग को, 12 to 14% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की उसके आधार पर अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि रिटर्न थोड़ा शायद बढ़कर आएगा। इवन 15 to 20% के आसपास अगर आ जाए 2026 में तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। लेकिन अगेन मैं क्लियर बोल दूँ कि ये कैलकुलेटेड गेस वर्क है, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है कि अगले साल क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक गेस वर्क तो किया जा सकता है, इंटेलिजेंट गेस वर्क, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स में हमें ध्यान रखना है, एसेट एलोकेशन बिल्कुल पूरे लाइफ हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि वे पूरा पैसा इक्विटी में ना डालें, थोड़ा डेट थोड़ा कमोडिटीज़ मिक्सअप करके रखें। उसके बाद मार्केट कैप भी ध्यान में रखें, ठीक है, सिर्फ स्मॉल कैप नहीं, आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मैं भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करता हूँ। इनफैक्ट जो 2 जनवरी को मैं वीडियो पब्लिश करूँगा ना अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, उसमें आपको ये सब चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा। तो मिक्सअप करके रखें, कब कौन सा मार्केट कैप ज़्यादा अच्छा कर देगा हमें नहीं पता है, कब कौन सा एसेट क्लास ज़्यादा अच्छा कर देगा हमें नहीं पता, इसीलिए हमें मिक्सअप करके रखना चाहिए। एसेट एलोकेशन भी करें और मार्केट कैप में भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को मिक्सअप करके रखें। और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, भागे नहीं। अगर आपने अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको भागना नहीं है, आपको टिके रहना है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।